हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल IGK फ्री क्लास। आइए आज हम BHIC 111 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। देखिए, BHIC 111 में हम आधुनिक यूरोप का इतिहास पढ़ते हैं, जिसका टाइम पीरियड है 1780 से 1939 के बीच का इतिहास पढ़ते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। देखने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इससे पहले भी हम काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुके हैं BHIC 111 का। यह वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप देख सकते हैं ताकि आपका तैयारी और रिवीजन अच्छे तरीके से होता चले जाए। प्ले लिस्ट का लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ से आप ये वीडियो देखने के बाद देख सकते हैं। तो आइए प्रश्न देखते हैं। देखिए, प्रश्न है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया और प्रकृति का विश्लेषण कीजिए। ये आपके एग्जाम में 20 नंबर का पूछ लिया जाएगा। 20 नंबर में पूछने का मतलब है कम से कम 500 शब्दों में से आपको लिखना होगा। तो 20 नंबर की तरह से आपको हम तैयारी करवाएंगे। एक तरह से यदि आप ये क्वेश्चन पढ़े हैं तो आपको एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। जो नहीं पढ़े हैं उनको कम टाइम में उनको एक तरह से आइडिया मिल जाएगा, तो आप इसे खुद से भी बना के लिख सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं विस्तार पूर्वक से। देखिए, क्वेश्चन में है, ब्रिटेन में औद्योगिकरण की प्रक्रिया। ब्रिटेन में किस तरह से औद्योगिकरण फैला या विकसित हुआ और उसकी प्रकृति का विश्लेषण करना है इस प्रश्न में। देखिए, 18वीं शताब्दी के मध्य से ब्रिटेन में औद्योगिकरण उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का क्रम आरंभ हुआ। तो कब 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 आरंभ हुआ था? 18वीं शताब्दी के मध्य में। ठीक है, ब्रिटेन में जो है औद्योगिक उत्पादन का महत्वपूर्ण परिवर्तन होना स्टार्ट हो गया था। इससे औद्योगिक क्षेत्र में अनेक नए द्वार खुले, नई-नई तकनीकों का विकास होता गया। तो एक तरह से आप ये तो समझ ही सकते हैं, औद्योगिकरण का मतलब हुआ कि नई-नई तकनीकों का खोज किया गया, उसको विकसित किया गया। अनेक प्रकार की मशीनों के निर्माण का क्रम ब्रिटेन में चल निकला और समय के साथ-साथ उत्पादन की गति इतनी अधिक तेज हो गई कि इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहा गया। 1760 से 1830 तक ब्रिटेन में औद्योगिक परिवर्तनों का पहला दौर आया और 1830 से 1870 तक इसका दूसरा दौर चलता रहा। तो पहला दौर जो है 1760 से 1830 और दूसरा दौर जो है 1830 से 1870 तक दूसरा दौर चला था ब्रिटेन में। इस प्रकार प्रायः एक शताब्दी में ब्रिटेन में उद्योग के क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन हुए। इनसे इस देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन का समूचा स्वरूप ही बदल गया था ब्रिटेन का औद्योगिक क्रांति से। देखिए, औद्योगिक उत्पादन लाने के क्रम में ब्रिटेन में किए गए उपाय इतने अधिक व्यापक थे, इतने नए प्रकार के थे और इतने विलक्षण थे कि इन्हें औद्योगिक क्रांति कहकर पुकारा गया। इससे इन परिवर्तनों के महत्व को स्वीकारा गया। यह भी स्मरण रखना होगा कि इन युगांतकारी परिवर्तनों का महत्व केवल एक देश अथवा एक महाद्वीप तक सीमित न रहा। इस औद्योगिक क्रांति का सबसे उल्लेखनीय पक्ष यह था कि धीरे-धीरे समूचे यूरोप और पूरे विश्व में औद्योगिक उत्पादन का नया दौर चल पड़ा। इस प्रकार ब्रिटेन में प्रारंभ हुई औद्योगिक क्रांति विश्व इतिहास और मानव जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। इसके परिणामों की दृष्टि से भी ब्रिटेन में सहसा आए और औद्योगिक परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहना सर्वथा उचित है। अब जानते हैं कि कौन मुख्य कारण था औद्योगिकरण को जो है विकसित किया गया। देखिए, वे मुख्य कारक जिन्होंने इस प्रथम प्रमुख औद्योगिकरण को चालित किया और निम्नलिखित हैं। तो कौन, आइए देखते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले हम जानते हैं कि कृषि में किस तरह का विकास हुआ था औद्योगिक क्रांति से। ठीक है, देखिए, कृषि संरचना, ठीक है, मानव एवं भौतिक संसाधनों को का कृषि से उद्योगों की तरफ पलायन आधुनिक औद्योगिकरण की प्रमुख विशेषता थी। तो कृषि से जो है औद्योगिक की तरफ जो लोग हैं वे गए, तो उसी को जो है औद्योगिकरण की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती थी। देखिए, 19वीं सदी के मध्य में ब्रिटेन अन्य यूरोपीय देशों से कहीं आगे था। कृषि संबंधी बदलावों की गति काफ़ी तेज थी। इसका परिणाम था अधिशेष में बढ़ोतरी। अधिशेष में बढ़ोतरी का मतलब हुआ कि जितना आप किसी चीज़ में खर्च कर रहे हैं, वो पूंजी निकाल के जो बेनिफिट हुआ
वो बेनिफिट ज़्यादा देखने के लिए मिल रहा था उद्योग के क्षेत्र में। आइए आगे देखते हैं आप। जो गैर कृषि क्रियाओं में व्यस्त जनसंख्या का भरण पोषण कर सकती थी। इस अवधि के दौरान इंग्लैंड की खेती में आया यह परिवर्तन कृषि क्रांति के रूप में माना गया। यह प्रक्रिया ब्रिटेन में किसी भी अन्य देश की तुलना में काफ़ी पहले प्रारंभ हो चुकी थी। तो अब कृषि संरचना देख लिए। अब जानते हैं कि जनसंख्या बदलाव किस तरह से हुआ, यानी डेमोग्राफिक चेंजेस किस तरह से हुआ, उसको देखते हैं। देखिए, जहाँ भी उद्योग लगता है, जहाँ भी धंधा करने का जरिया रहता है, वहाँ पे जनसंख्या ऑटोमेटिक धीरे धीरे बढ़ता है, जिसको हम इसमें जानेंगे। देखिए, यूरोपीय महाद्वीप की तुलना में ब्रिटेन में जनसंख्या में बढ़ोतरी की दर अधिक थी। 18वीं सदी के दौरान जनसंख्या में अपरिवर्तनीय विकास रहा और इंग्लैंड तथा वेल्स में जनसंख्या 1701 में लगभग 5.8 मिलियन से 1831 में लगभग 14 मिलियन तक, यानी 3 गुना जो है जनसंख्या बढ़ गया था। आइए आगे देखते हैं इसी को। लगभग जो है 3 गुना बढ़ गई। 18वीं सदी के पूर्वार्ध में जनसंख्या वृद्धि मामूली थी, जबकि 18वीं और 19वीं सदी के अंत के दौरान यह बहुत तेजी से बढ़ी। 1781 और 1911 के मध्य इसने प्रति दशक औसतन 10% की वृद्धि दर्ज की गई। तो जनसंख्या धीरे धीरे जहाँ उद्योग लगा, तो वहाँ देखा गया कि 10% जो वृद्धि औसतन देखा गया वहाँ पे। आप जानते हैं कि तकनीकी नवोचार यानी टेक्नोलॉजिकल इन्वेंशन किस तरह से हुआ था, उसको जानते हैं। देखिए, कोई भी उद्योग जो है बिना टेक्नोलॉजी का विकसित नहीं होगा। तो इसका किस तरह से हुआ, देखिए, औद्योगिकरण की प्रक्रिया में उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुछ मशीनी उपकरणों के उपयोग का क्रांतिकारी परिणाम रहा। यह देखा गया कि मोटा मोटी कि जो जितने लोग लग रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, मशीन उससे ज़्यादा काम कर रहा है। इससे क्या होगा, उद्योग ज़्यादा विकसित होगा। देखिए, इसके अतिरिक्त यह किसी एक आविष्कार का नवीन रूप में अपनाना ही नहीं था, जिसने आधुनिक औद्योगिकरण के प्रथम उत्थान के एक भाग को निर्मित किया, बल्कि यह आविष्कारों के समूह को बढ़ता हुआ अभिग्रहण था। यह पूरी प्रक्रिया 18वीं शताब्दी के अंत तक, आरंभिक 19वीं सदी के ब्रिटेन में कुछ विशिष्ट उद्योगों की अर्थव्यवस्था को मूलगामी रूप में रूपांतरित करने में निर्णायक सिद्ध हुई। तकनीकी स्तर पर ब्रिटिश उद्यमी अपेक्षाकृत अधिक नवीन पद्धतियों को अपनाने वाले तथा अधिक जोखिम उठाने वाले थे। कई प्रकार की ऐसी मशीनों को बनाया गया तथा उत्पादन में उनका परीक्षण किया गया जो श्रमिकों की संख्या में कम रखने में सहायता करती थी। तो एक तरह से यही हुआ कि टेक्नोलॉजी का विकसित होगा, जहाँ 10 आदमी लगता था वहाँ 2 आदमी ही मिलके वह काम कर सकता है। अब आइए देखते हैं कारखाना प्रणाली यानी फैक्ट्री सिस्टम किस तरह के था उद्योग के क्षेत्र में। देखिए, कारखाना प्रणाली फैक्ट्री सिस्टम आधुनिक औद्योगिकरण के युग को परिभाषित करती हुई एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता फैक्ट्री अथवा कारखाना, जो कि उत्पादन की कारीगर उत्पादन प्रणाली से विकसित हुआ था। कुछ नवीन तकनीकी आविष्कार विशेषतः कताई में, जैसे वाटर फ्रेम और म्यूल, अत्यंत बड़े और महंगे थे तथा इन्हें कारीगरों के घरों में रखना कठिन था। तो इस तरह से क्या हुआ, एक क्षेत्र बनाया गया जहाँ पे उद्योग ज़्यादा विकसित हो सकें। अब जानते हैं सरकार की क्या भूमिका रही औद्योगिकरण को विकसित करने में। रोल ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की भूमिका उद्यम यानी निवेश तथा व्यापार हेतु एक संपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में बहुत अहम थी। ब्रिटिश सरकार ने सभी स्तरों पर उद्यम का सहयोग किया, आंतरिक बाधाओं को दूर करने का प्रयत्न किया, भूमि की घेराबंदी हेतु पूर्ण संसदीय सहयोग प्रदान किया, सख्त कानून एवं व्यवस्था बरकरार करके बेदखल पीड़ितों के क्रोध को काबू में रखा और विदेशी तथा सैन्य नीतियों के लक्ष्य पूर्ति हेतु भारी मात्रा में निवेश किया। तो देख देख लिए ब्रिटेन में किस तरह से औद्योगिकरण विकसित हुआ, उसका प्राकृतिक भी देख लिए। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा कम टाइम में। यदि आपके एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है तो आप इसे बना पाइएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए, इटालियन राष्ट्रवाद के राजनीति, संस्कृति और
आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। यानी कि इटली में जो है राष्ट्रवाद के राजनीति और संस्कृति और आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण कीजिए। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाएगा और 10 नंबर में पूछने का मतलब है 250 शब्द में से लिखना होगा। तो इटली में किस तरह से राष्ट्रवाद, संस्कृति और आर्थिक पृष्ठभूमि का विकास हुआ था या उनमें परिवर्तन हुआ था, उसको चर्चा करना है इस प्रश्न में। तो आइए इसको विस्तार से देखने का, जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को देखते हैं। देखिए, इटली राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का विचार यानी आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इटली का अस्तित्व पुनर्जागरण काल और उसके पहले से ही इटली के विचार के रूप में कायम था। यानी इतालवी भाषा, इटली में जो है इतालवी भाषा चलता है, तो इसे ध्यान में रखिएगा। इतालवी भाषा मतलब इटली के बारे में ही कहा जा रहा है। को एक सौम्य और सुंदर भाषा के रूप में देखा जाता था और इतालवी राज्यों की आम संस्कृति जड़ों की बात की जाती थी। तो सबसे पहले जो सांस्कृतिक जो था, उसकी भाषा जो थी वो भाषा से मेल खाती थी और उन्हें अच्छा लगता था यह भाषा। तो इस तरह से एक संस्कृति के रूप में इसे देखा जा सकता था। अब देखिए, इतालवी भाषा यानी इटालियन लैंग्वेज, उपयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रश्न 1500 ईसा के आसपास वे इतालवी युद्धों के दौरान महत्वपूर्ण रूप से उभरकर सामने आया। रोम और मिलान, उर्बिनो और मंतुआ के दरबारियों के बीच बहस शुरू हुई। आप जानते हैं मानवतावाद यानी ह्यूमनिज्म किस तरह से हुआ। महान इतालवी मानवतावादी शक्तिशाली सामाजिक समूहों को संबोधित करते हैं और उन्हीं की बात करते हैं। इतालवी मानवतावादियों का महान योगदान भी सम्भ्रांत वर्ग के पक्ष में दिखाई देता है। ठीक है, तो देख लिए किस तरह से संस्कृति का यहाँ पे विकास या परिवर्तन देखने के लिए मिल रहा था या एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब जानते हैं कि राजनीतिक पृष्ठभूमि किस तरह की थी, उसको जो जो 3 पॉइंट दिया हो, तीनों पॉइंट को हम अच्छे से देखेंगे। देखिए, राजनीतिक पृष्ठभूमि यानी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, इटली के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया में बहुत धीमी प्रगति हुई। इस दिशा में कई क्षेत्रों में पहल की गई जिसका उल्लेख कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले देखते हैं आधुनिक इतालवी राजनीतिक राष्ट्रवाद यानी मॉडर्न इटालियन पॉलिटिकल नेशनलिज्म। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति ने 18वीं शताब्दी के अंत में इतालवी राष्ट्रवाद के लिए एक आदर्श पेश किया। जिस समय लोम्बार्डी में फ्रांसीसी सेना का आधिपत्य था, उस समय इन्होंने उन्होंने इटली के लिए मुक्त सरकार के सर्वोत्तम रूप विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। तो इसको देख लिए। अब जानते हैं युवा इटाली यानी यंग इटली के बारे में। एस्ट्रिया इटली में एक प्रमुख शक्ति थी जिसका नियंत्रण नेपोलियन की पराजय के बाद और भी सुदृढ़ हो गया। जर्मन परिसंघ की तर्ज पर इतालवी परिसंघ के लिए मेटरनिख के प्रस्ताव का पीडमोंट और पोप के परमदर्शिताओं ने विरोध किया। अब जानते हैं पीडमोंट और सार्डिनिया। देखिए, इटली में कई राज्य थे जो अपनी स्वायत्तता और विशेषाधिकार को फ्रांसीसी एस्ट्रियाई शत्रुता के संबंध में सुरक्षित रखना चाहते थे। इटली में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया इन्हीं पे आधारित थी। तो अब देख लिए किस तरह से इटली में भी एक तरह से राष्ट्रीयकरण का उदय हो रहा था। अब जानते हैं कैथोलिक चर्च। देखिए, कैथोलिक चर्च ने इटली के सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए देखिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नव गोल्फ इतिहासकारों और साहित्यकारों ने राष्ट्रवाद के विचार और चर्च के बीच मेल मिलाप कराने का प्रयास किया। अब जानते हैं आर्थिक पृष्ठभूमि किस तरह से इटली में थी यानी इकोनॉमिक बैकग्राउंड। इटली का राष्ट्रीय आंदोलन जर्मनी के समान सुदृढ़ औद्योगिक बुर्जुआ वर्ग पर आधारित नहीं था। जर्मनी की तुलना में इटली के राजनीतिक एकीकरण के पहले आर्थिक एकीकरण का स्तर काफ़ी कम था तथा इटली की सीमा शुल्क संघ की जर्मन जाल्बेरिन से कोई तुलना नहीं की जा सकती। दक्षिण इटली का पिछड़ापन एक अन्य गंभीर आर्थिक समस्या थी। 18वीं शताब्दी और मध्य 19वीं शताब्दी के बीच इतालवी अर्थव्यवस्था के कुछ
विद्वानों का यह मानना था कि इटली में कई एक विशिष्ट एकीकृत अर्थव्यवस्था नहीं थी। 17वीं शताब्दी के दौरान इटली की, अब आइए आगे देखते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था के पतन आने के बावजूद भी वहाँ की अर्थव्यवस्था अल्प विकसित नहीं थी। देखिए देखिए कैसी नहीं थी? देखिए, उत्तर और दक्षिण की विभिन्नता यानी नॉर्थ साउथ डिफरेंस। उत्तर क्षेत्र के पिडमोंट और लोम्बार्डी की समृद्धि की तुलना इटली के आर्थिक और राजनीतिक विकास का विश्लेषण करते समय हमेशा एक कम आधुनिकीकृत दक्षिण क्षेत्र से की जाती है। दूसरा है राज्य और अर्थव्यवस्था यानी स्टेट एंड इकोनॉमी। इतालवी राज्य ने एकीकरण के पश्चात जो नीतियां अपनाई, उससे कृषि क्रांति असफल हो गई और उद्योग के क्षेत्र में भी उत्तर दक्षिण का भेद बढ़ गया। इसके अलावा राजनीतियों से असमान और सीमित रूप में लाभ पहुंचाया गया। तो देख लिए, अब देखिए एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा। 15 से 20 मिनट का वीडियो है, 2 क्वेश्चन आपको बता दिए। एक तरह से यदि आप तैयारी की है तो एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। यदि जो जिनका तैयारी नहीं है तो उनको एक तरह से वर्ड मिल जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो वर्ड मिल जाएगा तो आप इसे बना के लिख सकते हैं। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहा है तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको हम तैयारी करवा दें। तो आप वीडियो के साथ बने रहें। चैनल पर आप पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। ये भी क्वेश्चन मेरा बताया हुआ है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलिए, थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।